हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ श्याम सुंदर में। आज हम एक बहुत ही शानदार और सेंसिटिव टॉपिक दिव्यांगता के बारे में बात करेंगे, जिसमें दिव्यांगता क्या है, आखिर दिव्यांगता क्यों आती है, इसके कारणों को जानते हुए इसके निवारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सर्वप्रथम हम दिव्यांगता की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। दिव्यांगता, जिसको पहले विकलांगता के नाम से जाना जाता था, बाद में 2015 में इसका नाम बदलकर दिव्यांगता रखा गया, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सम्मान सूचक शब्द से बोला जा सके। दिव्यांगता को साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या बच्चे को किसी बीमारी या दुर्घटना से जब कोई क्षति होती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक रूप से अक्षम हो जाए और ये अक्षमता लंबे समय तक रहे, दिव्यांगता कहलाती है। साथियों, सामान्यतया दिव्यांगता को मेडिकल मॉडल के रूप में ही देखा जाता है, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक क्षति एक सीमा से अधिक हो, उसे दिव्यांग मान लिया जाता है। लेकिन दिव्यांगता की जो अवधारणा है, आधुनिक समय में बहुत अधिक परिष्कृत हो चुकी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति जो दिव्यांग है, उसकी अक्षमता का पता तब चलता है जब वह बाहरी वातावरण से अंतःक्रिया करता है, यानी कि जो बाहर का वातावरण है, जो बाधक है, उनसे अंतःक्रिया करता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निःशक्तता केवल व्यक्ति में निहित नहीं है। अर्थात कई बार बाह्य वातावरण की वजह से भी व्यक्ति की निःशक्तता प्रदर्शित होती है। यदि हम जो वातावरणीय बाधक है उनको दूर कर दें, तो व्यक्ति की जो निःशक्तता या दिव्यांगता है उसको भी दूर किया जा सकता है। आगे हम इसको एक और परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार है। किसी व्यक्ति की दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी बाधा जो उसके पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को समाज में समान आधार पर दूसरों के साथ बाधित करती है, वो दिव्यांगता कहलाती है। अर्थात जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक, मानसिक या संवेदनात्मक बाधा, जिसकी वजह से वो समाज में अन्य लोगों के साथ अपने आप को कमजोर या बाधित समझता है। आगे हम दिव्यांगता के प्रकारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 उसके अनुसार दिव्यांगता को 7 प्रकार से परिभाषित किया गया था, जिसके पश्चात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांगता को 21 प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे संक्षेप में, क्योंकि दिव्यांगता का जो प्रत्येक दिव्यांगता पे हम आगे टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनको विस्तार से समझेंगे। अभी हम इनको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। पहली दिव्यांगता है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दृष्टिबाधिता का जो अभिप्राय है वो है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, यानी ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लाइंडनेस जिनको कहते हैं। पूर्ण रूप से इस वजह से बच्चों में दृष्टि का अभाव होता है, जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है। अर्थात भाषा में हम इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जो दृष्टि है वो 20/200, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यानी 20/200 से कम होती है, या उसका दृश्य क्षेत्र 20 डिग्री से भी कम होता है, वो दृष्टिहीन कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे लो विजन, यानी कम दृष्टि। कम दृष्टि किसको कहते हैं? कम दृष्टि से जो अभिप्राय, यानी लो विजन से जो अभिप्राय है, वो हम यहाँ यह देखेंगे कि व्यक्ति देख तो सकता है, लेकिन उसे पढ़ने या सामान्य गतिविधियों में कठिनाई होती है, भले ही चश्मा पहन रखा हो। अर्थात चश्मा लगाने के बाद भी उसकी जो दृष्टि है वो नहीं बढ़ती है, या हम उसको भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/70 से 20/200 के बीच हो, अल्प दृष्टि वाले बच्चे कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, पर स्थायी शारीरिक विकृति रह गई हो, जैसे हाथ पैर या उंगलियों में विकृति, चेहरे का आकार विकृत होना, तो वो कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, जिसको पहले मानसिक मंदता के नाम से जाना जाता था, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनमें मानसिक विकास की कमी, जिससे सीखने, समझने और दैनिक जीवन की जो गतिविधियां उनमें उनकी कठिनाई होती है। अर्थात जो बौद्धिक अक्षमता है वो उनकी एक विकासात्मक विकार है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जिसके कारण उन बच्चों का अनुकूलनीय व्यवहार भी प्रभावित होता है, जिससे वे संवाद और सामाजिक कौशल के अंदर पीछे रह जाते हैं। आगे हम देखेंगे मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस। मस्तिष्क से संबंधी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, जिससे सोचने और व्यवहार करने में परेशानी होती है, वे मेंटल इलनेस के अंतर्गत आते हैं। अगली जो डिसेबिलिटी है वो है श्रवण बाधित।
यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की शक्ति में कमी या पूरी तरह से सुनने में असमर्थ होना, वो श्रवण बाधिता के अंतर्गत आते हैं। अगली जो डिसेबिलिटी हम देख रहे हैं, वाक व भाषा विकार यानी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसके अंदर बोलने या भाषा को समझने या प्रयोग करने में कठिनाई होती है, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगली जो डिसेबिलिटी हमारी वो देखेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको गतिशीलता में अक्षमता कहते हैं। इसके अंदर शरीर के किसी अंग जैसे हाथ पैर में स्थायी हानि, जिससे चलने फिरने में बाधा आती है, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे बोनापन। बोनापन जो कि एक जन्मजात या हार्मोनल कारणों से शरीर की लंबाई सामान्य से बहुत कम होना, ये बोनापन के अंतर्गत आता है, जो कि वयस्क होने पर, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया है 4 फीट 10 इंच से कम, यानी वयस्क होने तक इसकी इतनी लंबाई होने पर वह बच्चा व व्यक्ति बोनापन के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे मांसपेशियों की कमजोरी यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो गलने लगती है और जिसके कारण व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, उसमें क्षति होने लग जाती है, जिसको चलने फिरने में भी उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली डिसेबिलिटी के रूप में हम देखेंगे एसिड अटैक पीड़ित, यानी कि तेजाब हमला, जो तेजाब से जिसका ऊपर हमला हो जाता है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसके कारण चेहरा या शरीर झुलस जाता है और उसको स्थायी रूप से हानि हो जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर असामान्य या प्रभावित होता है। आगे हम जो डिसेबिलिटी देखेंगे वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीनता। स्वलीनता से अभिप्राय यह है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका सामाजिक जो व्यवहार है, संप्रेषण है, वो पीछे रहता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो बता नहीं पाते हैं और वो अपने आप में खोए रहते हैं, वो अकेले अकेले ही रहना पसंद करते हैं, वो सब स्वलीनता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे हम सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्तिष्क पक्षाघात जिसको कहते हैं, यह एक मस्तिष्क का लकवा होता है जिसमें आघात एक बार होता है और उम्र के साथ उसकी जो दिव्यांगता है वो बढ़ती जाती है। ये सेरेब्रल पाल्सी हमारे ब्रेन में कोई डैमेज होने पर, कोई पार्ट चाहे वो फोर ब्रेन के अंदर ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इन लोब्स में कोई भी दिक्कत होने पर उनसे संबंधित अंग में लकवा हो जाता है। आगे हम देखेंगे बहु दिव्यांगता जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। बहु दिव्यांगता से हमारा जो अभिप्राय है, दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का एक साथ होना, यानी एक ही व्यक्ति में दो दिव्यांगताएं या दो से अधिक एक साथ हो जाए तो वो बहु दिव्यांगता में आता है, जैसे दृष्टिहीन और बौद्धिक अक्षमता। आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी विशेष अधिग्रहण अक्षमता। इस डिसेबिलिटी के अंदर पढ़ने लिखने, गणित और सीखने में कठिनाई होती है, जिससे बच्चे पीछे रह जाते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया आदि। आगे हम देखेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जो डिसेबिलिटी है वो आनुवंशिक है, जिसके अंदर रक्त विकार होता है, जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसकी इसमें अत्यधिक कमी हो जाती है और शरीर वो बना नहीं पाता है, जिससे बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे देखेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी रक्त से संबंधित ही एक डिसेबिलिटी है, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। इस बीमारी के कारण या इस डिसेबिलिटी के कारण जब कभी किसी बच्चे के चोट लग जाती है तो उसके खून बहता ही रहता है, लेकिन थक्का नहीं जमता है, जबकि आमतौर पर सामान्य इंसान में खून का थक्का जम जाता है। अगली है सिकल सेल रोग। इसके अंदर आनुवंशिक रक्त रोग, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती है और कार्य क्षमता घट जाती है, यानी इसमें जो व्यक्ति की कार्य क्षमता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और रक्त की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति बहुत कमजोर होने लगता है और उसकी जो कार्य की क्षमता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। अगली डिसेबिलिटी के रूप में देखेंगे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां। इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि यह लंबे समय तक रहने वाली मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र की बीमारियां, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें न्यूरॉन की गति के कारण मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है। यह एक आनुवंशिक बीमारी या अक्षमता है। आगे देखेंगे हम पार्किंसन रोग। जो पार्किंस रोग है उसको इस प्रकार से देखेंगे, मस्तिष्क की बीमारी जिसमें शरीर कांपता है, गति धीमी हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, कमर झुक जाती है और चलने फिरने में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगली जो 21वें नंबर की डिसेबिलिटी है वह है विशेष दुर्लभ स्थितियां।
तंत्रिका प्रणाली की समस्याएं जो शरीर के संचालन को प्रभावित करती है, इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथियों, अब हम डिसेबिलिटी का हमने संक्षेप में अध्ययन कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये बच्चे दिव्यांग क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हमने दिव्यांगता का पता लगा लिया तो उसका निवारण भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो किसी भी पेशेंट का इलाज करने से पहले उसकी पूर्णतया जांच करता है ताकि उसकी बीमारी का पता लग सके और उसको आसानी से इलाज दिया जा सके ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उसी प्रकार से दिव्यांगता को ठीक करने के लिए या दिव्यांगता पर काबू पाने के लिए हमें उसके कारणों का पता लगाना अनिवार्य है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। दिव्यांगता के कारणों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, पहला आनुवंशिक और दूसरा अर्जित कारण है। आनुवंशिक में वे डिसेबिलिटीज आती है जो आनुवंशिकता से आती है, यानी कि जो डिसेबिलिटीज है वो आनुवंशिकता के कारण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती है। जैसे गुणसूत्रीय जो विकार हो जाता है, जैसे जिसकी कोई ऐसी फैमिली जिसमें गुणसूत्रीय विकार हो जाता है और गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जैसे बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बौद्धिक अक्षमता या शारीरिक अक्षमता ऐसी चीजें भी आ सकती है। तो ये आनुवंशिकता भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा हम देखेंगे अर्जित कारण। अर्जित कारण को हम तीन प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, जन्म से पूर्व, जन्म के समय या प्रसव के समय, या जन्म के बाद। पहला कारण है जन्म से पूर्व है, उसको हम इस प्रकार से समझेंगे। गर्भ धारण के समय माँ का 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होना, अर्थात गर्भावस्था जब होती है उस समय माता की आयु अगर 18 वर्ष से कम है या 35 वर्ष से ज्यादा है तो वहां परेशानी का सामना हमें देखना पड़ सकता है। दूसरा है नजदीकी रिश्ते में शादी करना, यानी कि एक ही खून में अगर शादी होती है तो वो भी एक परेशानी का सबक हो सकता है, जिसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे RH फैक्टर के अंदर होता है, यदि माँ का रक्त समूह RH नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है तो इस अंतर के परिणाम स्वरूप शिशु को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलेगा, जिससे बच्चे का विकास प्रभावित होगा, जिससे उसको शारीरिक मानसिक बाधा आ सकती है। अगला देखेंगे कुपोषण। कुपोषण के कारण भी दिव्यांगता आ सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में अगर माता को सही प्रकार से पोषण नहीं मिलता है, उसकी सही देखभाल नहीं हो पाती है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा उस बच्चे पर पड़ता है। अगला जो हम कारण देखेंगे, माता को गंभीर बीमारी होना, यानी अगर किसी माता को कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे रूबेला, रूबेला होने की वजह से संबंधित बच्चे में बहरापन आ सकता है। थायराइड होने की वजह से उसका मोटर एरिया प्रभावित हो सकता है। अगला है माता को तनाव। गर्भावस्था के दौरान अगर माता को तनाव ज्यादा रहता है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, ताकि बच्चा उसमें जो स्वस्थ बच्चा है उसमें भी दिव्यांगता आ सकती है। माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना, अगर गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है तो भी दिव्यांगता आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगला है टीकाकरण। अगर गर्भावस्था के दौरान समय पर टीकाकरण नहीं करवाया जाता है तो भी दिव्यांगता के एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगला है संक्रमण। किसी भी प्रकार की दवाइयों से या इंजेक्शन सीरीज से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी एक दिव्यांगता को जन्म दे सकता है। अगला है चिकित्सक की सलाह के बिना दवाओं का सेवन। चिकित्सक की सलाह के बिना गलत दवाएं अगर माता ले लेती है तो जिसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ सकता है। अगला है चिकित्सक की सलाह बिना अत्यधिक एक्सरे, जो एक्स किरणें हैं उनसे उस बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो अगर चिकित्सक की सलाह के बिना ज्यादा एक्सरे करवाए जाते हैं तो इसकी वजह से भी दिव्यांगता आ सकती है। अगला है गर्भ निरोधक या गर्भ नष्ट करने जैसे संबंधित दवाइयों का सेवन। अगर इस प्रकार की दवाओं का सेवन किया जाता है जिससे भी दिव्यांगता का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा हम देखेंगे जन्म के समय। जन्म के समय किस किस प्रकार की कारणों की वजह से डिसेबिलिटी आ सकती है। पहला है सर पर चोट लग जाने के कारण, यानी कि जब जन्म होता है उस समय डॉक्टर की लापरवाही से या किसी भी तरीके से अगर बच्चे के सर पर चोट लग जाती है तो वो भी एक दिव्यांगता का कारण बन सकता है। दूसरा है संक्रमण। किसी भी अस्वच्छता के कारण किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो जिसके कारण भी उस समय भी दिव्यांगता आ सकती है। जन्म के समय बच्चे का नहीं रोना। अगर बच्चा जन्म होने के 5 मिनट तक भी नहीं रोता है तो उसकी वजह से उसके ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे उस बच्चे को दिव्यांगता आ सकती है। अगला है अपरिपक्व शिशु का जन्म। अगर जन्म से पहले किसी शिशु का जन्म हो जाता है, यानी जिसको प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलते हैं, तो भी दिव्यांगता का एक कारण बन सकता है। अधिक परिपक्व शिशु
अगर परिपक्व है और उससे भी ज्यादा समय लग गया तो भी दिव्यांगता का कारण हो सकता है। अप्रशिक्षित दाई या नर्स से प्रसव, अगर अप्रशिक्षित दाई या नर्स से भी प्रसव करवाते हैं तब भी यह समस्या आ सकती है। अगला है नाभि नाल का गले में लिपटा होना या गांठ युक्त होना, इस स्थिति में बच्चे के ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी जिससे भी दिव्यांगता आ सकती है। जन्म के समय भार में कमी, जन्म के समय जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसमें 2.5 से 3 केजी वजन होना चाहिए, अगर वो वजन नहीं है तो भी दिव्यांगता का कारण बन सकता है। अगला है प्रसव के दौरान माँ को दौरे आना, अगर उस समय माँ को दौरे आ जाते हैं तो भी दिव्यांगता का कारण हो सकता है। अगला है रक्तचाप का कम या ज्यादा होना, ये भी एक कारण दिव्यांगता का बन सकता है। अब आगे देखेंगे हम जन्म के बाद कौन कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से दिव्यांगता आ सकती है। पहला है चोट या दुर्घटना, अगर कोई बच्चे को चोट लग जाए या दुर्घटना हो जाए जिससे भी उस बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। मस्तिष्क का ज्वर, अगर उसके दिमागी बुखार आ जाता है जिसकी वजह से भी उस बच्चे को दिव्यांगता आ सकती है। अगला है कुपोषण, जन्म के बाद भी अगर उसके जन्म के 3 वर्ष तक उसको सही प्रकार से पोषण नहीं दिया जाता है तो भी बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। संक्रमण, किसी प्रकार की संक्रमण बीमारी के संपर्क में आने की वजह से भी उस बच्चे को दिव्यांगता आ सकती है। बच्चे को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ना, अगर उस बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो यह भी एक विकलांगता का या दिव्यांगता का कारण बन सकता है। समय पर टीकाकरण का अभाव, अगर समय पर टीकाकरण नहीं होता है तो भी दिव्यांगता आ सकती है जन्म के बाद भी। पीलिया, पीलिया जो कि एक नवजात शिशु में आम समस्या है जो अक्सर होता है, तो उसकी वजह से भी दिव्यांगता आ सकती है। अगला है बच्चे को मिर्गी के दौरे आना, अगर बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं तो भी दिव्यांगता आ सकती है। इसके अलावा हम कुछ अन्य कारण हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक तत्व होता है लेड यानी सीसा, जो कि अखबार की स्याही में काम में लिया जाता है या पुराने जो पेंट होते हैं कलर किए जाते हैं उनमें किया जाता है। बैटरियां, पुराने पाइप्स या लकड़ी के खिलौने, इनके कलर करने में वो किया जाता था जिसमें वो तत्व मिला हुआ होता था। तो वो जो शीशा है वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है, यानी हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको वो नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे अंदर चले जाए, चाहे श्वास के द्वारा, चाहे माँ को चला जाए, चाहे जन्म के बाद बच्चे को चला जाए, तो वो भी एक विकलांगता का कारण बन सकता है। अगला एक है पारा, पारा जो कि थर्मामीटर में पाया जाता है, CFL बल्ब में पाया जाता है और कुछ मछलियों में भी पाया जाता है, जैसे टूना मछली जिसमें यह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो टूना मछली का जो एक विषैला रूप है मिसाइल मरकरी में पाया, उसके मिसाइल मरकरी में पाया जाता है जो पानी, हवा और भोजन में पाया जाता है। टूना में अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक पारा पाया जाता है जो भी हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उससे हमें बोलने में, चलने में दिक्कत आ सकती है, मानसिक असंतुलन हो सकता है, बच्चों में जन्मजात दिव्यांगता भी उससे आ सकती है। अब हमने दिव्यांगता के कारणों का पता किया, उसके बाद हम इसके निवारण या रोकथाम पर बात करेंगे कि हम दिव्यांगता की किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं। अगर दिव्यांगता की रोकथाम की बात करें तो इसको भी हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा है द्वितीयक स्तर पर और तीसरा तृतीयक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, पहला देखेंगे निकट संबंध में शादी न करना। हम इस चीज से बचेंगे कि एक ही खून के रिश्ते में शादी ना करें। और बाय द वे अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो RH नेगेटिव, जैसे RH नेगेटिव महिला होती है और RH पॉजिटिव ग्रुप का उसका जो नवजात होता है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो आजकल एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे जो महिला का शरीर है वो नेगेटिव एंटीबॉडी नहीं बनाएगा और उस बच्चे पर फर्क कम पड़ेगा या बचाव भी किया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा है गर्भधारण के समय माता की उम्र का ध्यान रखना कि माता मैच्योर होनी चाहिए। अगला है पौष्टिक आहार, गर्भावस्था के समय भी और गर्भावस्था के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तब भी उस बच्चे को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए ताकि उसमें कुपोषण नहीं आए। अगला है संक्रमित रोगों से बचाव, विभिन्न प्रकार के जो संक्रमित रोग है उनसे बचाव करना है, माता को भी का भी बचाव करना है, साथ जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उस बच्चे को भी बचाव करना है। नशीले पदार्थों का सेवन न करें, माता जब गर्भावस्था में रहती है उस समय नशीले पदार्थों का सेवन ना करें क्योंकि इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगला है गर्भावस्था की नियमित जांच, गर्भावस्था के समय नियमित रूप से जांच होनी चाहिए कि बच्चे की स्थिति किस प्रकार की है ताकि हम उसके अनुसार डिसीजन ले सके। प्रसव पूर्व देखभाल की जागरूकता, और उस समय जो देखभाल होती है इसकी हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। माता का तनाव मुक्त होना अनिवार्य है।
अगला है टीकाकरण। टीकाकरण का विशेष ध्यान हमें रखना है गर्भावस्था से पहले भी और बच्चे के जन्म के बाद भी। इसी प्रकार से हमने अन्य कारण बताए थे शीशा और पारा। तो शीशा से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पुरानी जो इमारतें हैं उनकी दीवारों से जो पेंट पहले का है उसको हटवा दो और लेड फ्री पेंट लगवाएं। बच्चों को पुराने खिलौने या पेंट वाले लकड़ी के सामान से दूर रखें। खाद्य सामग्री में अखबार का उपयोग न करें। जैसे हम अखबार में लेकर के कुछ भी खाद्य सामग्री खा लेते हैं तो वो हम ना करें। और पारा से हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं कि जो टूटे हुए थर्मामीटर है या CFL बल्ब है उनको ना छुएं। अगर हम छूते भी हैं तो मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। साथ ही जो मांसाहारी लोग हैं वो मछलियों का सेवन ना करें और मछलियों में जिसमें टूना मछली जैसी मछलियों से परहेज करें। और द्वितीयक स्तर की अगर हम बात करें रोकथाम की तो किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि कोई रोग द्वितीयक ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है तो इसके लिए चिकित्सीय इलाज कराना पड़ता है, जिससे शीघ्र पहचान बहुत जरूरी हो जाती है, जिससे इलाज हो सके तथा दिव्यांगता को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कम दिखाई देता है या उसकी आंखें लाल रहती है या आंखों में कोई अन्य बीमारी है तो जल्द से जल्द हमें नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए, जिससे उस बच्चे की समस्या का समाधान किया जा सके और उस बच्चे को दृष्टिबाधित होने से बचाया जा सके। उसी प्रकार से तृतीय रोकथाम हम करेंगे। तृतीय रोकथाम की अगर बात करें तो ये रोकथाम का एक अंतिम चरण होता है जब तक जो बच्चा है वो दिव्यांग हो चुका हुआ होता है। और उसके लिए जो भी हम करते हैं या उसके पुनर्वास के लिए जो भी हम सहायता करते हैं वो तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत ही आती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि कोई बच्चा चलन निःशक्तता से ग्रसित है तो उसकी आवश्यकता अनुसार हम उसे बैसाखी या ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा सकते हैं। अगर उसको थेरेपी की आवश्यकता है तो विभिन्न प्रकार की थेरेपी, चाहे फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, उसको दी जा सकती है। और शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा सकता है। साथियों, उपर्युक्त समस्त जानकारी से आपको दिव्यांगता का अर्थ या उसका कंसेप्ट, साथ ही दिव्यांगता के जो कारण बच्चे दिव्यांग कैसे होते हैं, साथ ही उनका निवारण समझ में आ गया होगा। और इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और दिव्यांगता जैसी विनाशकारी जो चीज है व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उससे बचाया जा सके या उससे दूर रहा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आज हमने दिव्यांगता जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर जो विस्तार से आपको जानकारी दी है, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।